नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 2। हमारा विषय जो है विवाह और विवाहित जीवन, मैरिज एंड मैरिड लाइफ। इसके हम नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले पाठ में हमने भाव, भवेश और कारक के बारे में बात की और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो नियम है, हमें और क्या कुछ देखना चाहिए। भाव की कैसा हो, भवेश की स्थिति क्या हो और कारक क्या हो, ऐसी चर्चा जो है हमने पिछले पाठ में शुरू की और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या क्या देखना है और भाव भवेश के जनरल स्थिति तो हमने बात की। भाव जो है उसमें हमने राशियों की भी बात की, राशियों की भी बात की थी हमने पिछले पाठ में, क्योंकि राशियां जो हैं सप्तम में कौन सी राशियों में से राशि होनी चाहिए। शुभ ग्रहों की राशियां और सौम्य राशियां। राशि जो है सौम्य सौम्य होनी चाहिए। सौम्य 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 राशियां कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, जिन्हें पुरुष राशियां कहते हैं, सौम्य राशियां। तो विचार किया था कि शुभ ग्रहों की राशियां, शुभ ग्रहों की राशियां कौन सी होती हैं? शुभ ग्रह कौन से हैं? पहले तो शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध। अकेला चंद्रमा भी है, चंद्रमा की भी बात करेंगे। गुरु की कौन सी राशियां होती हैं? धनु और मीन। मीन राशि इसमें सौम्य में पहले ही आ गई है। शुक्र की वृष और तुला। वृष राशि सौम्य राशि में है। बुध की मिथुन और कन्या, कन्या राशि भी है, कन्या राशि भी है। अगर हम बाकी 3 राशियां भी लेते हैं, धनु, तुला और मिथुन, तो ये 9 राशियां हो जाएगी। बाकी कितनी रहेगी? 3। अगर किसी की उन तीनों में से राशि सप्तम की आ गई तो उसके दिमाग में तो आ जाएगा ना, ये कष्टदायक है, ये खराब है, हानि पहुंचाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बुध, गुरु की भी एक राशि आ गई, शुक्र की भी आ गई, बुध की भी आ गई, तो हमें सौम्य राशि पर ही विचार करना चाहिए। इसमें चंद्रमा भी आ गया, शुक्र भी आ गया, बुध भी आ गया और गुरु भी आ गया। सौम्य राशि भी है, ठीक है। अगर क्रूर राशियां आ जाती हैं, क्रूर राशियां आ जाती हैं, तो किसके ऊपर असर पड़ेगा? स्पाउस के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर। तो हमें देखना ये चाहिए भी जो राशियां हैं क्या सौम्य है, और उसके बाद फिर सप्तम भाव में ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह स्थित हो। सिर्फ सप्तम में ही नहीं, लगन में भी शुभ ग्रह हो,
लगन में भी शुभ ग्रह हो। लगन में शुभ ग्रह का मतलब ये हुआ क्योंकि सप्तम से सीधा 180 डिग्री पर लगन है। कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा होगा तो उसकी दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है, पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम के ऊपर पड़ेगी और उसका असर होगा स्पाउस के ऊपर। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कोई भी ग्रह लगन में बैठा तो उसकी दृष्टि सप्तम पर तो ही जाएगी ही जाएगी। इसलिए अगर शुभ ग्रह बैठा है यहां पे तो अच्छा, सप्तम में शुभ ग्रह हो और लगन में भी शुभ ग्रह ही हो, दोनों जगह पे, लगन पे भी और उस पे भी, सप्तम में भी। अब बात है कि जो सप्तमेश है इसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति जो है, सप्तमेश स्थिति कहाँ होनी चाहिए? केंद्र त्रिकोण में, केंद्र में त्रिकोण में। केंद्र कौन सी है? केंद्र है 1, 5 और 9। लगन, पंचमेश और 9 यहां पे हो त्रिकोण में। केंद्र में 1, 4, 7 और 10 इन भावों में है। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अगर यहां पर नहीं है तो कहां पे हो? 11वें में हो, 11वें में हो, उसके बाद तीसरे में भी हो, लास्ट में हम कह सकते हैं कि दूसरे में भी चल सकती है, चल सकती है। मगर इनमें 6, 8 और 12 में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये छठा भाव जो है लगन का छठा है और ये 12वां जो है सप्तम का छठा भाव है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? सप्तम से रिलेटेड है, सप्तम से रिलेटेड है। तो सप्तम से छठा और लगन से छठा, यानी छठा, लगन से छठा और 12वां, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अष्टम ये तो वैसे ही रंध्र छिद्र, अगर इसमें होती है तो हम सप्तम से विचार कर रहे हैं स्पाउस की। ये स्पाउस का लगन है तो ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? दूसरा। दूसरा कौन सा होता है? मार्क भाव। दूसरा क्या होता है? मार्क भाव होता है। जैसे लगन के लिए दूसरा और सप्तम मार्क है, अब सप्तम लगन है तो इसका मार्क कौन हो गया? दूसरा। इसलिए 6, 8, 12 में तो स्थित नहीं होना चाहिए स्थिति किसकी? सप्तमेश की। और उसके बाद युति, युति किसके साथ होनी चाहिए? शुभ ग्रहों के साथ। शुभ युति किसके साथ? सप्तमेश की युति किसके साथ है? शुभ ग्रहों के साथ, शुभ ग्रह के साथ। शुभ ग्रह कौन है? गुरु, शुक्र, बुध और पक्ष बली जो है चंद्रमा। चंद्रमा क्षीण नहीं होना चाहिए। और फिर इनकी जो युति है वो भी कहाँ होनी चाहिए? वो भी कहाँ होनी चाहिए? केंद्र त्रिकोण
या फिर 11वें या तीसरे। सबसे पहले तो अगर हम नंबर से करें तो यहां होनी चाहिए, नंबर 2 पर यहां हो जाए, नहीं, नंबर 3 पर यहां, नंबर 4 पर यहां पे, नंबर 5 यहां, नंबर 6, नंबर 7 यहां पे और नंबर 8 यहां पे। सप्तमेश की स्थिति भी इसी नंबर पे, यहां सबसे अच्छी, उससे कम अच्छी यहां पे, उससे कम अच्छी यहां, फिर यहां, फिर केंद्र का सबसे बलवान भाव कौन होता है? दशम, फिर 10वां, चौथा, फिर 11वां और लास्ट में। और युति भी अगर यहाँ होती है तो अच्छी युति कह रही है, और केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छे। युति तो देखो, अगर राजयोग भी तो देखते हैं हम, जैसे हम राजयोग देखते हैं, अगर देखिए ना, ये मेष लग्न की अगर कुंडली है, अगर ये मेष लग्न की कुंडली है, अगर मंगल और चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो राजयोग बनता है, अच्छा है। अगर सूर्य की इसके साथ युति होती है, ठीक है, सूर्य की इसके साथ भी ठीक है, और शुक्र इसकी और इसकी युति होती है, शनि के साथ युति होती है, ना तो ये लगन का मित्र है, ना ही ये लगन का मित्र है। युति हो, अगर लग्नेश के साथ मित्रता भी हो तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है। और कारक के साथ, कारक कौन है? शुक्र। कारक कौन है? शुक्र। सप्तम प्लस कारक, मगर हो कहां ये, जो पहले मैंने बताया नंबर लिखकर, केंद्र त्रिकोण में, 11वें में या तीसरे में। तो इसके अलावा और क्या देखना है युति के अलावा? उसके अलावा हम देखेंगे नवांश, क्योंकि शादी के लिए नवांश का देखना तो बहुत जरूरी है। मान लो ये नवांश कुंडली है, इसके लगन में जो राशि है वो D1 चार्ट के 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए। 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए लगन की। और जो लगन का स्वामी है उसकी स्थिति D1 चार्ट में कहां है? जो इसका D1 चार्ट में, और D1 चार्ट के जो लग्नेश है और सप्तमेश है उसकी स्थिति D9 चार्ट में कहां है, ये देखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो कारक है शुक्र और गुरु, पुरुष के लिए शुक्र, स्त्री के लिए शुक्र और गुरु दोनों, उनका जो स्थान है D1 9 में कैसे, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं चले गए। ये जज करना बहुत जरूरी है कि जो स्थिति सप्तमेश की है, कारक शुक्र और गुरु, इन तीनों की स्थिति हम D9 चार्ट में देखेंगे।
मगर दृष्टि नहीं देखेंगे। D9 चार्ट में दृष्टि नहीं देखेंगे कि उसके ऊपर कोई दृष्टि तो नहीं है। D9 चार्ट के लगन में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा, राहु केतु मंगल शनि, कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा। इन चीजों का हम ध्यान देंगे। और उसके अलावा D9 चार्ट में हम मंगल की स्थिति भी देखेंगे। मंगल की स्थिति भी देखेंगे कि कहीं जातक मंगलिक तो नहीं। आगे मंगल दोष कैसे होता है वो अलग से वीडियो होगी, मगर ये नियम जब हम शादी के लिए आपके पास पत्रिका आती है, इन सारी बातों को आपको देखना होता है। इस वीडियो के बाद फिर 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे और साथ में एग्जाम्पल लेंगे और साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे और एग्जाम्पल भी लेते, उदाहरण भी शायद व्याख्या करेंगे। तो मंगलिक दोष भी देख रहा है और दशा भी देख रही है। जब हम जो D1 का सप्तम स्थान है अगर वो खाली हो तो अच्छा है। जब हम मुहूर्त निकालते हैं तब हम ये देखते हैं कि कौन से दिन तो नियत कर लिया, मगर जब लगन निकालते हैं कौन से लगन में, कौन से हुरम में इसकी जो शादी की क्रिया है, प्रक्रिया जो भी है बुक होगी, फेरे या लावा जो कुछ भी होता है अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, वो कौन से समय होगी। उस समय में हम ये देखते हैं कि कोई सप्तम जो है खाली होना चाहिए। इसी प्रकार D1 में भी अगर सप्तम खाली है तो अच्छा। अगर सूरज है तो अपना प्रभाव दिखाएगा, मंगल है तो अपना प्रभाव दिखाएगा, गुरु है तो अपना। सभी ने अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर वे अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। अपना अपना काम को अपने अपने गुणों स्वरूप के अनुसार ही करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें D9 में और D1 में देखनी होगी। और इसके अलावा जो कारक है, मैंने पहले बोल दिया है कारक की स्थिति D9 में देखेंगे, मगर कारक की स्थिति भी जो है D1 में वो भी बलवान होनी चाहिए। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र और चंद्रमा, ये जो दो ग्रह हैं ये स्त्रियोचित गुणों वाले ग्रह, पुरुष ग्रह ही हैं मगर इनमें स्त्रियोचित गुण होते हैं। ये दोनों ग्रह जो है बलवान हो तो अच्छा। इसी प्रकार स्त्री जातक की कुंडली है तो उसमें सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह के ऊपर भी नजर डालनी है कि इनमें कोई कमजोर तो नहीं। इनका बलवान होना, अगर ऐसे गुण आपको कुंडली में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी कुंडली है। ये सारी पिछले पार्ट में भी और इस पार्ट में भी हम नियमों की चर्चा करते आ रहे हैं, मगर अगले पार्ट में हम एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर फिर आगे बढ़ेंगे और विद टॉपिक विषय, कोई एक विषय ले लें भी इसकी ससुराल में बनेगी या नहीं, हस्बैंड से बनेगी कि नहीं, उसमें जीवन कैसा होगा, या ये अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। कोई एक विषय लेकर, उदाहरण लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।